हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का एक सैंपल पेपर करेंगे। हमारा जो सैंपल पेपर है वो 2025 का है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड। हमारी जो आर्थिक समस्याएं होती है, हमारी जो बेसिक समस्याएं होती हैं, उसमें क्या आता है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, इंसान की जो जरूरतें हैं वो असीमित हैं। लिमिटेड वांट एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेस, हमारे पास जो साधन है वो सीमित है और हमारी जो जरूरतें हैं वो असीमित है। अनलिमिटेड रिसोर्स, क्या हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा, अनलिमिटेड वांट, हमारी जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है एंड स्केर्सिटी रिसोर्सेस, और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो स्केर्सिटी मतलब कम है। और फोर्थ नंबर है लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारी जो जरूरतें हैं वो सीमित हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो भी सीमित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्सिटी रिसोर्सेस। हमारी इकोनॉमी में हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो है कम और हमारी जरूरतें हैं ज़्यादा। तो हमारा इसका जो पहला आंसर है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लग्जरियस कमोडिटीज इज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है मांग की लोच। जो विलासिता वाली जरूरतें, वस्तुएं होती हैं, लग्जरी जो आइटम्स होते हैं, उनकी जो मांग होती है वो कैसी होती है? इलास्टिक, बहुत ज़्यादा लचीली होती है। हाईली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड बढ़ जाती है अचानक। इन इलास्टिक, या फिर उसकी डिमांड ज़्यादा घटती बढ़ती नहीं है। या फिर परफेक्टली इलास्टिक। तो जो लग्जरियस कमोडिटीज यानी गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है? हाईली इलास्टिक होती है, इनकी डिमांड ज़्यादा बनी रहती है। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट आर। टोटल कॉस्ट का यहाँ पर क्या मीनिंग है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ? नो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या कुल स्थायी लागत, इसको हम टोटल कॉस्ट कह सकते हैं? ये भी नहीं है। सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही हमारा आंसर इसमें सही है। डिफरेंस ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें? नहीं। हमारा जो इसका आंसर है, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट मतलब था कुल लागत। तो कुल लागत में हम कुल स्थायी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, अगर हम दोनों को जोड़ लें तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम। इनमें से कौन सी फैक्टर इनकम है? एक तो होती है ट्रांसफर इनकम, जो फ्री में मिल जाती है, जैसे कि डोनेशन है, गुड्स है, सब्सिडी वगैरह। और जो फैक्टर इनकम होती है वो होती है मेहनत के बदले में हमें जो इनकम मिलती है। जैसे कोई हमें, हमारे यहाँ पे मजदूरी करेगा तो बदले में उसको क्या देंगे? मजदूरी देंगे, लेबर को वेजेस दी जाती है। कोई अगर हमें कैपिटल देगा तो हम उसको ब्याज देते हैं, तो वो होती है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सी फैक्टर इनकम है? इंटरेस्ट, ग्रांट, स्कॉलरशिप, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। तो जो इसमें हमारी फैक्टर इनकम है वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है? कैपिटल पे। तो हमने बैंक से अगर लोन लिया है बिजनेस करने के लिए, हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो इसमें हमारी जो फैक्टर इनकम है वो है इंटरेस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ए कंजम्पशन फंक्शन इज। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन किसका फंक्शन होता है? द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। बी नंबर, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। सी, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। डी, द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड कंजम्पशन। तो जो हमारा इसमें आंसर है वो पहला आंसर हमारा सही है। जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, वो हमें कंजम्पशन में और इनकम में संबंध बताता है। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हमारी आय बढ़ेगी तो हमारा जो उपभोग है वो भी बढ़ेगा। तो कंजम्पशन किस पर डिपेंड करता है? इनकम पर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 करोड़। सरकार का जो बजटीय घाटा है वो 20,000 करोड़ का है। एंड द बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट विल बी, और जो हमारी बोरोइंग है वो फिस्कल डेफिसिट 50,000 रुपीज है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा 50,000 होगा, 20,000 करोड़ होगा, 70,000 करोड़ होगा, या फिर 30,000 करोड़ होगा। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है 50,000। द गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 करोड़ एंड द बोरोइंग।
तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो 50,000 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज, हमारा जो टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम जो कर्व होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। टोटल रेवेन्यू, अगर हमारी टोटल जो इनकम है वो बढ़ रही है तो इसका जो कर्व होगा हमेशा कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू डैश गुड्स, जो मांग का नियम होता है वो कैसा होता है, मांग का नियम विपरीत होता है, इनवर्स होता है। तो द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू, यहाँ पे सप्लाई का लॉ पूछा है। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू रेयर गुड्स, ये रेयर गुड्स में लागू नहीं होता है। ऐसी गुड्स जो हमें बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती हैं उस पर सप्लाई का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर्स शुड सेल डैश प्रोडक्ट इन द मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में जो प्रोड्यूसर होता है वो कैसा माल बेचता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा माल, जिसका कलर, जिसकी साइज, जिसका शेप सब कुछ एक जैसा हो। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा माल बिकता है जो होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है। नेक्स्ट, थ्रू द एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस स्कीम द गवर्नमेंट फिक्स्ड द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, through the agriculture support price scheme the government fixed the agriculture commodities minimum support price MSP। MSP जो गवर्नमेंट है ना वो लागू करती है, वो किस पे करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि जो कृषि में जो फसल वगैरह होती है उस पे करती है, ताकि किसानों को लॉस वगैरह या नुकसान वगैरह ना हो जाए। कम से कम जो किसानों का अनाज है वो निर्धारित इतने न्यूनतम मूल्य पर जरूर बिकेगा, उसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड कीन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स थे, इकोनॉमिक्स के जो ऑथर्स थे एक, उन्होंने एक किताब लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब इन्होंने कौन से सन में लिखी थी, ये जो इन्होंने किताब लिखी थी वो 1936 में लिखी थी। नेक्स्ट, there is dash relationship between the multiplier and the marginal propensity to consume। marginal propensity to consume, consume मतलब क्या होता है, उपभोग करना, और propensity का मतलब होता है खर्च करना। तो हर इंसान की खर्च करने की जो इच्छा होती है वो अलग अलग होती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट, state true or false, in the long run all factor of production are unchanged। पहला हमारा false है। अगर हमें लंबे समय का टाइम मिल जाए जैसे कि एक साल का, तो क्या हम एक साल में माल बनाने के जो फैक्टर है वो बदल नहीं सकते, इसलिए गलत है। हम माल बनाने के जितने भी फैक्टर है वो सारे फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं। एक साल का अगर हमें टाइम मिल जाए तो हम, हमारे पास जो मशीन है उसको भी हम डबल कर सकते हैं, हमारे पास जो लेबर है उनको भी हम डबल कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में जो हमने कैपिटल लगा रखी है उसको भी हम डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्म्स गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई एक फर्म है उसको अधिकतम लाभ कब होता है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये ट्रू है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक फर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर जो मूल्य होता है किसी भी चीज का वो संतुलन मूल्य से अगर कम होता है तो क्या होता है, एक फर्म ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो तीसरा ट्रू और फॉल्स है उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम इन दोनों को जोड़ करके भी बना सकते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो इसी को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है फोर्थ, एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो अत्यधिक मांग है उसको अगर हमें सही करना है तो सरकार अपने खर्चों में वृद्धि कर दे। तो सरकार अगर अपने खर्चों में वृद्धि कर दे तो हम अत्यधिक मांग को ठीक कर सकते हैं, जी नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द बजट स्पीच डिलीवर्ड इन द पार्लियामेंट बाय द होम मिनिस्टर, क्या गृह मंत्री संसद में बजट या बजट के ऊपर भाषण देता है, नहीं। कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर देता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, होम मिनिस्टर, इसलिए ये भी गलत है।
नेक्स्ट, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी डू नॉट बिलोंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉल्स, ये भी गलत है। इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आती है, ये समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं आती है। जबकि इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट ये थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आती है, समष्टि अर्थशास्त्र में ही आती है। माइक्रो में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? एक वेरिएबल्स की, जबकि ये तो टोटल है, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि इसमें मना कर रहे हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीजों की स्टडी नहीं करते, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारे दो साइड है, ए और बी साइड। तो पहला है हमारा इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। अगर हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रही है, जैसे भी डॉलर और रुपए, इन दोनों में 83 रुपए का डिफरेंस था, फिर 87 रुपए हो गया और आज 91 है। तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रही है तो हमारा जो इसमें पहला आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर ई नंबर होगा, अनफेवरेबल फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर विनिमय रेट बढ़ रही है, अगर रुपए में और डॉलर में अगर अंतर बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन के लिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल चीज है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट। अगर रुपए में और डॉलर में जो डिफरेंस है, अगर धीरे धीरे वो डिफरेंस 91 से 80 रुपीज, 70, 60 हो जाए, तो हमारे लिए अच्छी चीज है। तो हमारा जो सेकंड आंसर है इसमें डी आंसर है, फेवरेबल फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारे भुगतान संतुलन के लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारे लिए विदेशी सामान खरीदना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर का हमारा जो आंसर है वो है टैक्सेशन पॉलिसी। तो सरकार जो टैक्स वगैरह लगाती है, सरकार जो अपना बजट वगैरह बनाती है, उसी में अपनी टैक्स वगैरह की नीतियां निर्धारित करती है। फोर्थ नंबर, मॉनेटरी मेजर। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मॉनेटरी मेजर को हम किसमें? ओपन मार्केट ऑपरेशन में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोक एंड पेप्सी। कोक और पेप्सी ये कैसे गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं ये। अगर हमें कोक नहीं मिल रहा तो हम पेप्सी से काम चला लेंगे, फिर हमें पेप्सी नहीं पीना तो हम कोक से काम चला लेंगे। तो हमारा जो फिफ्थ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी, कोक और पेप्सी हमारे लिए स्थानापन्न वस्तु है, हम एक चीज के बदले दूसरी चीज से भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है पेन और इंक। पेन और इंक हमारे सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पूरक वस्तुएं हैं ये। अगर पेन ज्यादा बिक रहे हैं, अगर पेन ज्यादा बिक रहा है तो फिर इंक भी ज्यादा बिकेगी। जैसे कार और पेट्रोल, अगर कार ज्यादा बिक रही है तो फिर पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा। तो पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी कि पूरक वस्तु होते हैं। तो हमारा सिक्स का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्स ग्रेन्स, जो सस्ते अनाज होते हैं जैसे कि बाजरा, ज्वार वगैरह। तो ये क्या होते हैं? ये गिफन गुड्स होते हैं, ये हमारे लिए इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इनकी डिमांड, भले ही इनके रेट जो होते हैं वो कितने भी कम हो जाए तो भी इनकी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो कोर्स ग्रेन मतलब सस्ते अनाज, ज्वार बाजरा। इसका आंसर है हमारा गिफन गुड्स। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड सेंटेंसेस। या तो एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इन द शॉर्ट रन। अल्पकाल में एक फर्म है, उसका जो पूर्ति वाला कर्व वो कैसा होता है? लेस इलास्टिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड यूरोप वर अफेक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन ईयर। अमेरिका में और यूरोप में जो ग्रेट डिप्रेशन ईयर था वो कब आया था? 1929 में आया था, जब शेयर मार्केट में अचानक बहुत तेजी से गिरावट आई थी। और ये 1929 में आया था और लगातार 4 साल मतलब 1933 से मतलब 1933 तक चला था। नेक्स्ट, हु इज द बैंकर्स ऑफ बैंक इन इंडिया। भारत में बैंकों का बैंक कौन होता है? भारत में बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसको अपन सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिव डिमांड। अफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? केन्स ने दिया था। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिफेंस एक्सपेंडिचर।
व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिफेंस एक्सपेंडिचर। अगर डिफेंस पर हम कोई खर्चा वगैरह कर रहे हैं तो किस प्रकार का खर्चा है ये, कैपिटल नेचर का खर्चा है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार होने वाले खर्चे। जैसे हम डिफेंस वालों को सैलरी दे रहे हैं या पेंशन दे रहे हैं तो हमें सैलरी और पेंशन तो पर मंथ देना पड़ेगा, तो जो खर्चे बार बार होते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what do you call the price of the country currency in term of the price of other country currency। अगर दो देशों की करेंसी आपस में एक्सचेंज होती है तो हमारे लिए जो विदेशी करेंसी है वो क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस रेट पर दो देश अपनी अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमारा आज का लास्ट का जो वन वर्ड है वो है 7 नंबर। आप राष्ट्रीय आय निकालने के कितने मेथड होते हैं उनके नाम बताइए। तो हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसको निकालने के हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड मतलब व्यय विधि, पहला आय विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इसी का नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडिट। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड भी कहलाता है। इस तरह से हमारे जो वन वर्ड होते हैं वो कवर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर। पहले हम 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है डिफाइन इन्वेंट्री। आप स्टॉक मतलब माल या गुड्स से क्या समझते हैं। इन्वेंट्री, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड देयर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के पास जो भी माल होता है दिस रिकॉर्ड हेल्प्स इन द बिजनेस टू फुलफिल एंड रिस्ट्रिक्ट द स्टॉक। एक फर्म के पास जो भी गुड्स होता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री कहते हैं। हमारी जो इन्वेंट्री है वो 3 प्रकार की हो सकती है। हमारे पास जो माल होता है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड भी होता है। अगर हम तीनों स्टॉक को जोड़ लें तो वो इन्वेंट्री कहलाएगा। तो इन्वेंट्री में हमारे पास कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल, तीनों ही माल होते हैं, उनको अपन इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स रेम्यूनरेशन। आप माल बनाने के जो कारक होते हैं वो बताइए और हम उनको क्या क्या कैश में यानी कि पैसे में देते हैं उनके नाम लिखिए। तो हमारे जो माल बनाने के फैक्टर हैं इसमें वो 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब जमीन। अगर हमें किसी ने जमीन दी है तो जिसकी हम जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं बदले में हम उसको क्या देंगे, हम उसको रेंट मतलब लगान देंगे। नेक्स्ट, लेबर। अगर हमारे यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, तो बदले में हम उसको कैश देंगे, उसको हम कैश नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे। तो हम किसी भी आदमी को, चाहे वो शारीरिक मेहनत कर रहा हो या फिर वो मानसिक मेहनत कर रहा हो, हम उसको जो पेमेंट करेंगे वो वेजेस यानी कि कैश में करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट इज पेड टू द ओनर ऑफ द कैपिटल। अगर हमें किसी ने कैपिटल दी है बिजनेस करने के लिए तो बदले में उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर इज अ मैन हु कोऑर्डिनेट अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्क। जो बिजनेस में एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेस का मालिक होता है, सासी, उसको हम लाभ देते हैं। अगर उसको बिजनेस में प्रॉफिट भी मिल सकता है और उसको कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर एक वो आदमी होता है जो माल बनाने के जितने भी फैक्टर है ना उन सबको इकट्ठा करता है। नेक्स्ट, राइट एनी 4 कंपोनेंट ऑफ द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं किस मेथड से, इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से अगर हम अपनी राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं वो बताइए। तो हम जब अपनी राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, COE प्लस OS यानी कि ऑपरेटिंग सेविंग प्लस MI मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो COE में हम क्या क्या लेते हैं, COE में लेते हैं हम वेजेस, सैलरी और कंट्रीब्यूशन जो हम अपने वर्कर के प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसे जमा कर रहे हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम जो चीजें लेते हैं वो होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट।
और मिक्स्ड इनकम में हम अपने आप को जो भी कैश में पेमेंट करते हैं वो लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट, आप स्टॉक्स और फ्लो में डिफरेंस बताइए। स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है? स्टॉक, द स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जो स्टॉक होता है उसको हम मेजर करते हैं, किस पे मेजर करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम में। जबकि जो फ्लो होता है, फ्लो इज अमाउंट टू बी मेजर इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जो हमारा फ्लो होता है उसको हम मेजर कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम पे। तो स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पर और फ्लो पीरियड ऑफ टाइम पर। इसमें एक समय का इसमें समय लिया जाता है, जबकि इसमें एक खास पॉइंट ऑफ टाइम लिया था, मतलब करेक्ट आज, अभी अभी जो है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। नेक्स्ट, स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। जो स्टॉक होता है वो बदलता नहीं है, वो स्थायी रहता है। जबकि फ्लो होता है, फ्लो इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। फ्लो निरंतर बदलता रहता है। जैसे हमारी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है, वो हर सेकंड में, हर मिनट में बदल रही है। जबकि हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो स्टॉक कहलाएगी। नेक्स्ट है, नेशनल कैपिटल इज ए स्टॉक। जो हमारी देश की राष्ट्रीय पूंजी है, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, वो स्टॉक कहलाती है। जबकि नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इंडिया में हम रह रहे हैं, पर आर या पर मिनट में कोई ना कोई इंसान जो पैसा कमा रहा है वो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ती जा रही है। तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो हर मिनट बढ़ रही है या फिर घट रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई दो कार्य बताइए। पहला पॉइंट है हमारा इशू ऑफ करेंसी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसका पहला जो काम होता है वो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के सारे नोट छापता है। ये इसकी मोनोपोली है। सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही नोट छापने का अधिकार है बस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट या फिर जो कॉइन होते हैं, सिक्के, उसको नहीं छापती है, ये भारत सरकार छापती है। नेक्स्ट है बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो बैंकों का बैंक होता है और भारत सरकार का ये सलाहकार होता है। ये भारत सरकार को सलाह वगैरह भी देता है कि अगर हमें फॉरेन में कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो जो गवर्नमेंट है वो किससे एडवाइस लेती है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप उपभोग करने की प्रवृत्ति से क्या समझते हैं? कंज्यूम, कंज्यूम मतलब होता है कंजम्पशन, उपभोग करना, और प्रोपेंसिटी मतलब होता है प्रवृत्ति। आप उपभोग करने की प्रवृत्ति से क्या समझते हैं? हर इंसान की उपभोग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। प्रवृत्ति मतलब होता है नेचर, खर्च करने की इच्छा कह लो या कुछ भी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refer to the ratio of change in consumption that take place due to change in income. एमपीसीए में क्या बताता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसे बढ़ी हुई आय का जितना हिस्सा उपभोग में लगाया जाता है उसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, अगर हमारी आय बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन, हमारा जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा कि हमारी इनकम 10,000 से अगर 20,000 हो गई तो हमारा जो खर्चा था, पहले जब हम 10,000 कमाते तो हम खर्च 9,000 करते थे, हमारा खर्चा भी 18,000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में हमारी इनकम बढ़ी थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एक रेशियो है कि कितनी हमारी इनकम बढ़ी है तो हमारा कितना कंजम्पशन बढ़ गया है या किस रेशियो में बढ़ गया है। एमपीसी एक्सप्लेन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में नीचे आएगा चेंज इन इनकम। अगर इंसान की इनकम बढ़ रही है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये हमें दोनों में डिफरेंस बताता है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसके कंजम्पशन भी बढ़ने लगते हैं। तो दोनों में कितना चेंज आया
ये हमें एमपीसी बताता है।